तो यार अपनी ट्री की सीरीज को ही कंटिन्यू करते हैं। और आज का हमारा क्वेश्चन है हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री। किसी भी बाइनरी ट्री की हमको हाइट पता करनी है। तो यार देखो, हाइट क्या होती है, तुम इस तरीके से समझो कि इस वाले इसको ना एज अ रो कंसिडर करो। इस रो की इंडेक्स है 0, ठीक है। इस वाले रो की इंडेक्स है 1, ठीक है। इस वाले रो की इंडेक्स है 2। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग करो रूट नोड से। तो तुमको कितनी लेंथ, लास्ट इंडेक्स क्या निकल के आया, 2 निकल के आया। तो इस बाइनरी ट्री की जो हाइट निकल के आती है दैट बिकम्स 2। तो तुमको 2 प्रिंट करना है। तो इसको बोलते हैं हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री, ठीक है। मैं एक बार इसको थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ। अब यार देखो, हाइट मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, ट्री के किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तुमको यार सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या आनी चाहिए, रिकर्शन। यदि तुमको रिकर्शन आ गया ना, तो तुम ट्री का कोई भी क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो। अभी रिकर्शन का लॉजिक तुमको ऑलरेडी पता है। क्या करते हैं हम रिकर्शन में, एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड कर देते हैं, उस छोटी प्रॉब्लम को और छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, उस छोटी प्रॉब्लम को और सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं, और करते 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 एक बेस केस तक ले आते हैं। जैसे ही मेरा बेस केस अचीव होता है, फिर हम बैक ट्रैक करते हैं, वापस जाते हैं और फिर टॉप नोड पे आते हैं। ये होता है रिकर्शन का लॉजिक। अब तुम यार यार देखो, क्या मैं यहाँ पे रिकर्शन अपनी अप्लाई करके हाइट निकाल सकता हूँ किसी भी बाइनरी ट्री की। कहने का मतलब है, तुमको एक फंक्शन दिया है से h फॉर हाइट, एक फंक्शन दिया और तुमको रूट नोड दिया है। मैंने तुम्हें पहले भी बताया, तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन हमेशा रूट नोड की होगी। तुमको रूट नोड दिया है और तुमको हाइट रिटर्न करके देनी है। तो तुम सोचो यार, थोड़ा सा इस वीडियो को पॉज करो और एक बार खुद से दिमाग लगाओ कि मैं कैसे इस बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में डिवाइड करके अपना आंसर इवेल्युएट कर सकता हूं। ऐसे सोचो, ठीक है। तो देखते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो देखो, इस बड़े से सब ट्री की, इस बड़े से ट्री की मेरे को यदि हाइट निकालनी है, तो यार क्या मैं कह सकता हूँ कि इस बड़े से सब ट्री, इस बड़े से ट्री की जो हाइट होगी, वो उसके लेफ्ट में जो सब ट्री है इसकी हाइट, राइट में जो सब ट्री है इसकी हाइट, इन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा उसमें मेरे को बस +1 कर देना है। तो इस बड़े से ट्री की मेरे पास हाइट निकल के आ जाएगी। क्या इतनी बात समझ आती है? बिल्कुल। क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा? तो यार देखो, इसके लेफ्ट में जो ट्री है उसकी कुछ हाइट होगी, राइट में जो ट्री है उसकी हाइट होगी। इन दोनों में से जिसकी भी मैक्सिमम हाइट होगी, इतना तो फॉर श्योर है कि इस बड़े से ट्री की बेयर मिनिमम उतनी हाइट तो होगी ही होगी जो इन दोनों में से मैक्सिमम है। क्योंकि ये देखो, ये वाला ट्री 2 लेवल तक नीचे जा रहा है और ये वाला ट्री बस 1 लेवल पे ही है। तो डेफिनेटली यदि 2 लेवल तक नीचे जा रहा है ये वाला छोटा सा सब ट्री, तो बड़े वाले ट्री का पार्ट ही तो है ये छोटा सब ट्री। और कितने लेवल डाउन है बड़े वाले से? सिर्फ 1 लेवल डाउन है, सिर्फ 1 लेवल डाउन है। इसलिए +1 मैंने कर दिया। बात समझ आती है? तो किसी भी ट्री की जो हाइट होगी वो होगी 1 प्लस मैक्सिमम जो हाइट होगी, हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री, तो HLS लिख देता हूं मैं, कॉमा हाइट ऑफ राइट सब ट्री, HRS लिख देता हूं मैं। बात समझ आती है? तो यार ये तुम्हारा जो है लॉजिक लग रहा है। अब तुम एक बार खुद से कोशिश करो, दिमाग लगाओ, इसका रिकर्सिव ट्री फिगर आउट करने की कोशिश करो, इसका रिकर्सिव ट्री डायग्राम बनाओ। तब तुमको क्लैरिटी होगी कि किस तरीके से ये मेथड या ये जो लॉजिक है ये लॉजिक इंप्लीमेंट होगा, ठीक है। तो एक बार मैं इस डेटा को क्लियर करता हूँ, ठीक है। इसका रिकर्सिव ट्री बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं h(12) को यहाँ लिखने के बजाय मैं h(12) को यहाँ लिख देता हूँ। मैं लिखता हूँ h(12), ठीक है। तो अब देखो यार, h(12) को मैं लिखा। अब जब मेरे को h(12) चाहिए, हाइट ऑफ इस रूट नोड का चाहिए, जब भी मैं रूट नोड की बात करता हूँ ना, मैं पूरे के पूरे ट्री की बात कर रहा होता हूँ। क्योंकि इस पूरे पूरे ट्री को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? रूट नोड। किसी भी टीम को
रिप्रेजेंट कौन करता है? उसका हेड, है ना? किसी भी फैमिली को रिप्रेजेंट कौन करता है? उस फैमिली का हेड। तो इस पूरी की पूरी फैमिली का हेड कौन है? ये रूट नोड। तो ये जो 12 मैंने लिखा है, ये बेसिकली पूरे ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है? तो इस पूरे ट्री की हाइट यदि मुझे निकालनी है, तो वो एक्चुअल में क्या होनी चाहिए? वो एक्चुअल में होनी चाहिए 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ एच लेफ्ट सब ट्री का, यानी कि 8 हो गया, कॉमा एच राइट सब ट्री का, दैट इज 18। तो इतना हम लोगों को यहां तक समझ आता है। बहुत बढ़िया। अब देखो एच ऑफ 8 क्या हुआ होगा? एच ऑफ 8 की वैल्यू क्या होगी? एच ऑफ 8 की वैल्यू क्या मैं कह दूं? 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ, मैं एम लिख रहा हूं, ठीक है? एम से तुमको आइडिया लग जाएगा, एम फॉर मैक्सिमम, लेफ्ट विच इज 5, कॉमा एच ऑफ राइट विच इज 11। बहुत बढ़िया, यहां तक तुमको समझ आया। अब एच ऑफ 5 क्या रहा होगा? एच ऑफ 5 रहा होगा 1 प्लस एम मैक्सिमम ऑफ हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री में से जो मैक्सिमम होगा, हाइट ऑफ मन की आंखों से देखो 5 का लेफ्ट कौन है? तो 5 का लेफ्ट तो नल है ना यार, 5 का लेफ्ट तो कोई है ही नहीं। और सिमिलरली 5 का राइट कौन है? 5 का राइट भी नल है। बहुत बढ़िया, सही गैस करा तुमने, क्योंकि ये क्या है? एक लीफ नोड है। इसके लेफ्ट में भी नल है और इसके राइट में भी नल है। तो यार अब मेरे को एक बात बताओ, इस रिकर्शन को मुझे कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, तो मैं कहाँ रोकूं? तो यार बहुत सरल केस आता है कि जब भी मेरे को नल मिल जाए, नल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ ट्री, क्योंकि कोई नोड ना होना इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल सिनेरियो। समझ गए? अब कोई भी नोड एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई नोड एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता। कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, तो उसकी डिफॉल्ट हाइट क्या कहोगे? क्या कहोगे? तुम खुद ही सोचो। जब कोई ट्री एग्जिस्ट नहीं करता, उसकी डिफॉल्ट हाइट क्या होगी? क्या मैं कहता हूँ? 0 होगी, है ना? जब ट्री ही नहीं है तो हाइट ही 0 होगी। तो बिल्कुल, फिर एच ऑफ एन, तो मेरे पास कंडीशन बन के आ गई कि जब भी मेरे पास रूट नल होगा, मैं 0 को रिटर्न करूंगा। क्या करूंगा? 0 रिटर्न करूंगा। तो यार इसकी वैल्यू, तो इसको मैं एक रेड पेन से कर देता हूं, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू तो यार बन के आ गई 0। सिमिलरली इसकी भी बन के आ गई 0। भाई 0 और 0 में मैक्सिमम क्या है? 0 प्लस 1, तो 1, और रिटर्न करवा दो। एच ऑफ 5 को क्या मिल गया? 1 मिल गया। बहुत बढ़िया। सिमिलरली क्या मैं बोल दूं एच ऑफ 11 को भी 1 मिला होगा? मैं आगे लिख नहीं रहा, लेकिन इसके अंदर भी ऐसे ही चला होगा, 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ एच ऑफ एन कॉमा एच ऑफ एन। यहाँ पे भी 1 आ गया। 1 और 1 की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 1 है। तो 1 प्लस 1 बिकम्स 2। तो ये क्या रिटर्न करके देगा? 2 रिटर्न करेगा। एच ऑफ 8 की वैल्यू आ गई 2। सिमिलरली एच ऑफ 18 की वैल्यू क्या आई होगी? एच ऑफ 18 की वैल्यू भी क्या मैं कह दूं? 1 आई होगी। बहुत बढ़िया, इतना तुम लोगों ने बहुत सही प्रोडिक्ट करा। 2 और 1 में से किसकी वैल्यू बड़ी है? 2 की वैल्यू बड़ी है। और 1 प्लस 2 कितना आ गया? 3। तो एच ऑफ 12 का आंसर आ गया 3। क्या ये आंसर सही है? तो जवाब है नहीं, 3 इज नॉट द राइट आंसर। तो यार सोचो कि अब 3 यदि सही आंसर नहीं है, तो गड़बड़ हुई कहाँ? सही आंसर क्या होना था? सही आंसर होना था 2। कैसे 2 कैसे होना था? क्योंकि हम इंडेक्स बेस्ड हाइट निकालते हैं। इसकी इंडेक्स मान लो 0 है, इस पूरे रो की इंडेक्स मान लो 1 है, इस पूरे रो की इंडेक्स मान लो 2 है, तो हाइट आनी चाहिए थी 2, बट आ रही है 3। तो गड़बड़ कहाँ हो गई भैया? गड़बड़ कहाँ हो गई? तो गड़बड़ हुई है तुम्हारे बेस केस के अंदर। कहने का मतलब कि जब तुमने ये चेक करा कि यार एच ऑफ 5 के अंदर तुम गए, तुमने सबसे पहले लेफ्ट नोड और राइट नोड दोनों को इंडिविजुअली चेक करा, और फिर उसमें +1 करा। तुमको ये चीज करने की नीड नहीं थी। तुमको यहीं पे यही एक चीज बेस केस लगा देना चाहिए था कि एच ऑफ 5
एक लीफ नोड है। तो यदि वो एक लीफ नोड है तो तुम्हारे उसके लिए आंसर क्या आना चाहिए था? 0 आना चाहिए था। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास बस एक ट्री है, मैं कह दूं 8, बस एक ही नोड है और ये ट्री है, तो इसका क्या आंसर होना चाहिए था? 0 होना चाहिए था। इसकी एक और डेफिनेशन सुनो। किसी भी बाइनरी ट्री की जब मैं हाइट निकालता हूं तो उसकी एक्चुअल डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम टॉप नोड टू दी लोएस्ट लीफ नोड। टॉप नोड क्या है? 12, और लोएस्ट लीफ नोड क्या है? 5 या 11, कुछ भी, कोई भी एक ले लो। तो टॉप नोड से लोएस्ट लीफ नोड तक कितने एजेस आए? तो क्या मैं कह दूं एक एज ये आया और एक एज ये आया, तो दो एजेस आए ना, इसलिए इसकी हाइट 2 है। लेकिन तुमने क्या निकाला? तुमने निकाला 3। टॉप नोड से लोएस्ट लीफ नोड तक जाने के बीच में, इस पाथ में कितने नोड्स आए, तुमने वो इवेल्युएट कर दिया इस बेस केस को लगा करके, इसलिए तुम्हारा आंसर गलत आ गया। यदि तुम्हारा सिर्फ ये केस होता, सिर्फ 8 होता, सिर्फ एक ही नोड होता, तब तुम्हारा आंसर 0 होना चाहिए था ना, क्योंकि कोई भी एज एग्जिस्ट नहीं करती। तो यहाँ पे इसलिए ये जो तुमने एक एडिशनल 1 करा है, ये करने की तुमको आवश्यकता नहीं थी। तो यदि तुमको इसकी आवश्यकता नहीं थी तो तुम क्या कर सकते थे? तुम यहीं पे प्रिडिक्ट कर सकते थे कि h(5) एक लीफ नोड है या नहीं। यदि h(5) एक लीफ नोड है तो तुम यहीं से इसको 0 रिटर्न कर देते, तो ये 0 हो जाता। सिमिलरली h(11) 0 हो जाता। 0 और 0 0 मैक्सिमम। 1 निकल के आता तो ये 2 की जगह क्या होता? ये 1 होता। h(18) भी तुम्हारा 0 निकल के आता। 1 और 0 में मैक्सिमम क्या है? 1। 1 प्लस 1 2। तब तुम्हारा आंसर 2 आता, जो कि एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाता। बात समझ आती है? अब तुमको एक्चुअली करना क्या है? ये तो एक बड़ा सिंपल केस था, यहाँ पे तुमने बड़े इजीली ये चीज इवेल्युएट करी कि तुम्हारा लीफ नोड के ऊपर बेस केस लगना चाहिए था। लेकिन क्या हर बार सिर्फ लीफ नोड पे बेस केस लगा करके मेरा आंसर हमेशा जनरेट होगा? तो एक एग्जांपल और देखते हैं। तो इस वाले एग्जांपल को एक बार ड्राई रन करो। इस वाले एग्जांपल के लिए एक बार हम रिकर्सिव ट्री डायग्राम क्रिएट करते हैं। तो मेरे को निकालना है h(7), ठीक है। पिछले वाले केस में तुमने देखा कि तुमने बेस केस तुम्हें लगानी पड़ी कहाँ पे? ये चेक करा कि वो लीफ नोड है या नहीं, तब तुम्हारा आंसर करेक्ट आया। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। यहाँ पे h(7) आया, तो h(7) के लिए क्या होगा? क्या मैं बोल दूं 1 प्लस मैक्सिमम, तो मैं m लिख रहा हूं, h(n), क्योंकि इसका लेफ्ट में तो n है, नल है, और राइट में 4 है, h(4) है। तो एक बात बताओ, क्या 7 एक लीफ नोड था? डेफिनेटली नहीं। लेकिन फिर भी मेरे को h(n) इवेल्युएट करने की आवश्यकता पड़ गई। यहीं पे तुमको प्रूफ हो गया कि एक और बेस केस की रिक्वायरमेंट यहाँ पे डेफिनेटली थी। और वो क्या थी कि यदि तुम्हारा रूट नल आ जाए तो तुम सिंपली 0 रिटर्न कर दो, है ना। पिछले वाले केस में हमने सिर्फ और सिर्फ यही कंडीशन लगाई थी कि यदि तुम्हारा रूट नल आ जाए तो तुम 0 रिटर्न कर दो। लेकिन उससे एक एनोमली आ रही थी कि हमारा एक एक्स्ट्रा 1, यानी कि जो भी आंसर आ रहा था उसमें एक +1 होकर के आ रहा था। इसलिए हमें उस केस में इम्प्रोवाइज करना पड़ा और एक नई बेस केस इंट्रोड्यूस करनी पड़ी। दैट वाज, यदि तुम्हारा रूट नोड, यदि तुम्हारा नोड एक लीफ नोड है तो तुम 0 रिटर्न कर दो। लेकिन इस वाले केस में यदि मैं सिर्फ वही बेस केस के अकॉर्डिंग चलूं तो h(n) तो कभी इवेल्युएट हो ही नहीं पाएगा ना, ये वाली बेस केस तो कभी अचीव ही नहीं हो पाएगी। इसका मतलब मेरे को दोनों बेस केसेस को कंसिडर करना पड़ेगा। इसलिए इसको मैं बोलूंगा 0, ये रिटर्न करेगा 0। बाकी तो सिंपल है, h(4) अगेन 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ, अब मैं डायरेक्ट आंसर लिखूंगा। h(4) के लेफ्ट में क्या है? कुछ नहीं है, नल है, तो वो तो 0 रिटर्न करेगा। राइट वाला क्या रिटर्न करेगा? h(2), ये h(2) रिटर्न करेगा। h(2) क्या होगा? अगेन h(2) होगा तुम्हारा 1 प्लस मैक्सिमम ऑफ h ऑफ, अगेन h(2), जो कि दूसरा वाला 2 है, h(2) प्लस 0। h(2) वापस से एक लीफ नोड है, तो ये तो तुम्हारा 0 दे देगा। ये 1 आ गया, तो यहां से तुम्हारा आंसर ये 1 आ गया। 0 और 1 में 1 हो गया है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया है। यहां से तुम्हारा आंसर 2 हो गया है। 2 प्लस 1 तुम्हारा 3 निकल के आ गया है। तो इसकी हाइट कितनी आ गई? 3 निकल के आ गई।
नंबर ऑफ एजेस चेक करो, रूट नोड से लोएस्ट लीफ नोड तक, एक ये एज है, एक ये एज है और एक ये एज है, तो 3 एजेस हैं, इसलिए तुम्हारा आंसर आ गया। इसलिए तुमको दोनों ही कंडीशंस चेक करनी पड़ेंगी। यदि वो रूट नोड लीफ नोड है तब भी रिटर्न 0 करो, यदि नल आ गया तब भी तुमको जो 0 जो है वो तुमको रिटर्न करना पड़ेगा। बात समझ आती है? तो एक बार फटाफट से इसका कोड यहाँ पे लिखते हैं और चेक करते हैं। तो पहली बेस केस, क्या वो लीफ नोड है? इफ रूट एरो लेफ्ट इक्वल इक्वल नल एंड रूट एरो राइट इक्वल नल, तो सिंपली रिटर्न करवा दो 0। बात समझ आती है? इफ रूट, यदि रूट ही नल आ गया तब भी तुम सिंपली रिटर्न करवा दो अपना 0। करेक्ट? इसके बाद तुम क्या सॉल्व कर रहे हो? तुम रिटर्न करना चाह रहे हो 1 प्लस मैक्सिमम आउट ऑफ लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री, तो रूट एरो लेफ्ट कॉमा हाइट रूट एरो राइट। तो यहाँ पे मेरी मिस्टेक है, मैंने को सॉल्व कोई मेथड नहीं है, मेरे को हाइट ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। दैट्स इट, ये तुम्हारा आंसर आ गया। इसको कंपाइल करते हैं, बहुत बढ़िया। इसको सबमिट करके देखते हैं एक बार, बहुत सही, ये सबमिट भी हो गया है। तो आई होप आपको हाइट ऑफ अ बाइनरी ट्री कैसे निकालते हैं इसका लॉजिक समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।